नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात सीएम भूपेश बघेल के मेगा दौरे की। सीएम बघेल ने आज से प्रदेश भर के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है, जहां वो लोगों से खुद मुलाकात कर सरकार की योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। उधर बीजेपी इसे महज दिखावा करार दे रही है और जनता के पैसों की बर्बादी बता रही है। दरअसल 1.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर बीजेपी भी कल से बूथ विस्तारक अभियान शुरू करने जा रही है। कुल मिलाकर मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत अभी से गर्मा गई है। अब क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इस दौरे से फायदा होगा या बीजेपी बूथ को मजबूत कर पाएगी, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज जब दौरा शुरू किया तो कुछ खास तस्वीरें साफ तौर पर नजर आईं। सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्याएं जानी और फैसला ऑन द स्पॉट भी किया। मंदिर में पूजा अर्चना की, बच्चों के साथ उन्हें चॉकलेट दी, उनके साथ बहुत वक्त बिताया। आप देखिए, पेड़ के नीचे जो है बैठ कर के समस्याएं सुनते नजर आए हैं भूपेश बघेल। आम नागरिकों से मुलाकात की है, उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण भी कर लिया और हेलीपैड पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के छोटे से सुदूर अंचल में अगर खुद सीएम पहुंच जाए, मुखिया पहुंच जाएं, तो फिर एक कसावट प्रशासनिक वो तो नजर आती ही है। लोगों में आत्मविश्वास भी जागता है और ये पहली दफा नहीं है। ये भी हम बता दें कि रमन सिंह को भी हमने देखा था ऐसे दौरों पर जाते हुए, लेकिन हां, उन गर्मियों के दौरों में ज्यादातर वो जिला मुख्यालयों में जाकर के रुकते थे। 90 की 90 विधानसभा को इस तरह से किया हो तो हम अभी जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। ये 6 तस्वीरें आपको दिखाई। कैसा रहा सीएम बघेल का दौरे का पहला दिन? तो क्या सीएम बघेल ने कहा है इस दौरे को लेकर और बीजेपी क्यों इसे महज दिखावा करार दे रही है? सुनिए ये दोनों बयान। समझिए औचक निरीक्षण है। मेरे तो अक्सर मीडिया में यही रहता है कि अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे, इस प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊंगा वहाँ, विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा। दौरा आप कर रहे हैं लेकिन विपक्षी जो है काफ़ी बढ़ गई है, वो काफ़ी सोचने मजबूर हो गए ताकि दौरे के मायने क्या है। अब वो सोच ही रहे हैं अभी तक के, चाहे रामवन पर्यटन पर्वत की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे हमारे तीज त्योहार मनाने की बात हो, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे वो बोरेबासी खाने की बात हो, वो केवल सोच ही रहे हैं, आगे भी सोचते रहेंगे। जिस प्रकार से भया दोहन करने का काम और जनता को गुमराह करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम, कहां जाना है मुख्यमंत्री को, किस गौठान में जाना है, किस वेलनेस सेंटर में जाना है, किस आंगनबाड़ी में जाना है, पहले से तय है, तो बता करके जाने में क्या दिक्कत है? यही औचक निरीक्षण है। मालूम है कि गौठान उनकी क्या स्थिति में है। गौठान लगभग फेल हो चुके हैं और इसलिए उनको मालूम है कि मैं जाऊंगा तो एक भी गाय नहीं मिलेगी। और आप भी कहीं भी लोग चले जाएं, एक गाय गौठान में नहीं मिलेगी। वहां के स्व सहायता समूह क्या काम कर रही है, थोड़ा सा आप जाकर के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो क्या है हमारे सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और फिर इस पर हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सवाल देखिए, हमारे सवाल हैं, जमीनी हकीकत से होगा सामना, जनता तय करेगी काम का पैमाना। बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान, 10 दिन के दौरे से बीजेपी में आएगी जान। छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई, सरकार और विपक्ष को जनता की याद आई। चुनाव है अगले साल, ध्यान रखिए। सीएम भूपेश बघेल का मेगा दौरा 2023 में पार होगा बेड़ा? ये सवाल हैं और इन सवालों पर बातचीत करने के लिए रुद्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले रुद्र जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और मैं यहां पर सबसे पहला सवाल यही करूंगा रुद्र जी कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि आप औचक निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे, पहले से बताकर क्यों जा रहे हैं ताकि चीजें ठीक हो जाएं, और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कितना जायज मानते हैं इन सवालों को? सीएम का औचक निरीक्षण ही जरूरी है या नॉर्मल निरीक्षण कर सकते हैं? अभिलाष जी,
जो सरकार की व्यवस्था है उसमें तो इस तरह के दौरे होने चाहिए मुख्यमंत्री की ओर से और मंत्रियों की ओर से कि वो जमीनी हकीकत को देखने के लिए जाएं। और रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष की ओर से भी ये बात तो कही ही जाएगी कि भाई वो औचक निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले से बता के जा रहे हैं तो सारी चीजें व्यवस्था में सुधार हो जाएगी। ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह, दोनों की स्थिति के अनुसार कहा जाए तो अपनी जगह दोनों सही है। मैं ये चीज देखता हूँ कि अगर ये आपने जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि इसके पहले भी सरकार जैसे की सरकार थी तो वो भी लगातार इस तरह के दौरे करते थे, उनका अभियान चलता था, ग्राम स्वराज गांव के दौरे पर जाया करते थे तो जमीन को देखते थे। अब मैं अगर 2 साल को देखें तो कोरोना काल की वजह से आमतौर पर ये जो गर्मी का समय है, इस समय कई कारणों से दौरे होते हैं को देखते हुए। दूसरा, खेती किसानी में भी कोई काम नहीं होता तो जो मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह से लगाना, लोगों से बात करना, ये कार्रवाई होती है। और उसके साथ साथ जब तक खामियां दिखती है वहां पर कार्रवाई भी होती है। तो ये एक बात होगी। अब इस बार ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 1.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। 2023 में चुनाव की जो सुगबुगाहट और देने लगी है, इस समय में दौरा हो रहा है, इसकी वजह से इस चर्चा आमतौर पर सियासी हलकों में हो रही है और लोगों के बीच। रुद्र जी की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही। रुद्र जी, जाहिर सी बात है कि, लेकिन रुद्र जी यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि सीएम बघेल ने कहा है कि वो पूरे के पूरे 90 विधानसभा का दौरा करेंगे और तपती दोपहर में करेंगे। ये एक बड़ा इस पूरे दौरे को मेगा इवेंट के तौर पर सरकार यहां पर करने जा रही है, ऐसा लग रहा है। और कितना फायदेमंद होता है ऐसा दौरा, लेकिन अगर ये औचक नहीं है, हालांकि अगर सीएम दौरे पर निकले हैं तो ये सबको पता है, आज नहीं तो कल आ सकते हैं, तो तैयारियां तो हर जगह पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन होती है वो चूक जाती है और वहां पर पकड़े जाते हैं। और आज एक अधिकारी के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई कर भी दी। तो आप मुझे बताइए कि सरकारों को कितना फायदा पहुंचता है ऐसे दौरों से? निश्चित रूप से ये चीज समझ में आती है। आप जमीन पर जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का सिद्धांत है उसके अनुसार ये फर्स्ट कम्युनिकेशन है, अपना सीधे सीधे रूबरू होना, लोगों के बीच जाना, और इसका जो फीडबैक भी मिलता है और दूसरी तरफ से प्रशासन के स्तर पर कसावट भी आती है। निश्चित रूप से ये तो फायदेमंद है सरकार के लिए भी, समझने के लिए कि उसके लिए फीडबैक क्या है, और दूसरा आम लोगों के लिए भी कि अगर वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको वो मंत्री या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखकर परेशान हो जाते हैं या रख भी पाते हैं, उन्हें एक सीधे अगर मुख्यमंत्री सामने मिल जाए तो एक उनके समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम, एक अवसर मिल सकता है। इस लिहाज से तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक प्रश्न है औचक निरीक्षण का, तो ये औचक निरीक्षण तो वास्तविक में होना चाहिए, ये व्यवस्था होती है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है सुरक्षा और दूसरे कारणों की वजह से, ये मेरी समझ में से पहले से इसे कहीं न कहीं प्रशासन के स्तर पर ये सूचना तो पहुंच ही जाती है कि मुख्यमंत्री किस जगह आने वाले हैं, इसलिए वो जो खामियां हैं उसको दूर भी कर लेते हैं, ऐसा लगता है। ठीक। अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए रमन सिंह जी भी इस तरह के दौरे करते रहे हैं और फीडबैक लेकर के अपने नीतियों को, नियमों को, कानूनों को, पॉलिसीज को बदलते सुधारते रहे हैं। अब अगर भूपेश बघेल जी कर रहे हैं तो आपको उनकी मंशा पर सवाल क्यों है? देखिए अभिलाष जी, मुझे याद है कि डॉक्टर रमन सिंह जब दौरे करते थे या उनके सरकार में जब ये जन स्वराज अभियान चलाया जाता था तो वो भी भरी गर्मी की दोपहरिया होती और तपिश में सारे अधिकारी, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री से लेके सभी लोग नीचे तक जाते और हर साल ये काम होता था कि जितने भी हमारे पेंडिंग काम हुआ करते थे उसको हम वहां पर उसका निराकरण करते थे, जन सुनवाई होती, चौपाल लगाए जाते और भिन्न भिन्न योजनाओं का वहां प्रदर्शन होता था। फिर उसमें कुछ सामग्री वितरण भी किया और आप सही बोल रहे हैं, इससे एक जनमानस में अपनी स्थिति का आकलन भी किया जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये 4 साल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस तरीके से 90 विधानसभा के प्रवास के लिए इतने वर्षों के बाद और पूरे 4 साल गुजर, न कोई सुराज अभियान, न कोई समीक्षा, न कोई अभियान, कुछ नहीं हुआ।
तो मुझे तो यही कहावत और यही जो लाइन है वो ध्यान में आती है कि बहुत देर से दर पे आते हुजूर आते आते। तो अब तो ट्रेन छूट चुकी है, अब आने से कोई फायदा है। और ये दौरा असल में कोई जमीनी स्थिति पे नहीं, ये ट्रेन के विधायक की हालत खराब है और इसलिए ये डैमेज कंट्रोल का एक अभियान है। जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है और पूरे तरीके से राजनीतिक ड्रामा। ठीक है रुद्र जी, देखिए अनुराग सिंहदेव जी कह रहे हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और 4 साल बाद आए हैं, ट्रेन छूट गई है। लेकिन बीजेपी का भी बूथ विस्तारक अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी को 2023 का चुनाव लड़ना भी है और बीजेपी चाहती है, और जिस तरह से उपचुनावों में हालत हुई है और अब जाकर के सक्रिय नजर आ रही है, और खासतौर से यह कहा जा रहा है कि आलाकमान की फटकार के बाद, डांट के बाद अब बूथ विस्तारकों का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो क्या वाकई में सीएम भूपेश बघेल ने भी 3.5 साल बाद देर कर दी और अब बीजेपी ने भी देर कर दी है? अभी तक इनको चले जाना था और अभी कुछ काम नहीं था तो कम से कम बूथों को ही मजबूत कर लेते। बीजेपी के पास तो ये था। अल्लाह जी, जैसा हम लोग देखते रहे हैं राजनीति में, तो बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में लगातार लोग मानते हैं कि ये हमेशा चुनाव के मोड में तो रहती है। इससे कोई इनकार नहीं किया सकता कि पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम जारी होते हैं कि संगठन को ये इस समय ये काम करना है, ये तो ये दिशा निर्देश जारी होते हैं। ये अलग बात है कि जमीनी स्तर पर उस पर कितनी सक्रियता है। ये बात भी विश्लेषक लगातार है कि 2018 के चुनाव के बाद से बीजेपी के जो आम लोगों के जो कार्यकर्ता है या वो संगठन है, उसमें वो गर्मी वो सक्रियता वो दिखाई नहीं देती जो लगातार इसके पहले दिखाई देती रही है या एक विपक्ष की पार्टी के साथ में दिखना चाहिए। ये इसमें कमी थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रदेश प्रभारी को यहाँ बदला। उसके बाद फिर कई बार बैठकें हुई, मंथन हुआ, और अभी हाल में दिल्ली की जो बैठक की चर्चा है जिसका जिक्र आपने किया कि वहां पर से जो दिशा निर्देश मिले हैं और जो वहां पर हुआ कि भाई जो सक्रियता होनी चाहिए जैसी वैसा आपको करना है, तो ये जो अभियान इनका शुरू हो रहा है वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो बीजेपी में मैंने कहा कि पहले भी लगातार होता रहा है कि वो एक संगठन में उन्होंने एक कैलेंडर बनाते हैं कि ये इस दौरान ये गतिविधियां होंगी और वो उसको करते हैं। लेकिन इसमें जो सक्रियता दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से लगता है कि जो हाल में जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, राष्ट्रीय संगठन की तरफ से इसकी समीक्षा की गई है और जो कमियां दिखाई दी है उसको ठीक करने के बारे में जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुसार ये गतिविधि आगे बढ़ रही है। और एक चीज तो और है कि सड़क पर आकर जो संघर्ष करना चाहिए तमाम मुद्दों पर बीजेपी के लोग कहीं भी हर जिलों में हर जगह ये दिखाई देते हैं समय समय पर। लेकिन ये चीज भी अपनी जगह है कि किन मुद्दों को लेकर सामने जाना है जिससे आम लोगों के बीच छत्तीसगढ़ के और जो जिस चीजों का दावा प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कर रही है, खासकर किसानों के मुद्दे पर, निचले तबकों के मुद्दे पर, इस पर जो गतिविधि दिखाई देनी चाहिए उसमें तो लोगों ने कमी देखी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है इसमें अगर बीजेपी की सक्रियता निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और अगर सक्रियता होती है, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उनकी जो सक्रियता और एक लगातार जो गतिविधियों का आकलन है वो भी लगातार चलते रहता है। प्रदेश स्तर पर संगठन मंत्री हैं, जिले और संभाग स्तर पर भी उनकी इकाइयां इस तरह की रहती, उन्हें हमेशा मॉनिटरिंग होती है। तो इसको अगर देखेंगे तो एक तो प्रक्रिया या उनका जो सिलसिला है वो आगे तो चल रहा है, लेकिन अगर ये चुनाव के लिहाज से बूथ स्तर तक बीजेपी के लोग जा रहे हैं तो ये तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका आने वाले समय में उन्हें लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन रुद्र जी यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या चुनाव आएगा तभी सरकार हो या विपक्ष हो, इन्हें तभी जनता की याद आएगी और ये तभी गांव की तरफ दौड़ेंगे? चुनाव नहीं होगा तो एसी कमरों से कोई बाहर नहीं आएगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्या हम हर दूसरे तीसरे साल चुनाव की अपेक्षा फिर जनता करेगी कि भाई चुनाव आते हैं तो बीजेपी के बड़े नेता भी आ जाते हैं निकल करके यहाँ तक रायपुर से गांव में, और सीएम साहब भी आ जाते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी में ये जो टाइमिंग का सवाल है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अजला जी, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है
कि जो आपने उठाया, देखिए हम लोग करीब करीब 3 साढ़े 3 दशक तक की पत्रकारिता में हर बार ये देखते रहे हैं कि जब भी चुनाव की बात आती है उस समय ही, चाहे वो सरकार चला रही पार्टी हो या विपक्ष में बैठी पार्टी हो, उन्हें आम लोगों के बीच जाने की सुध उसी समय आती है। नहीं तो आप देखिए, हम आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम उन समस्याओं को, उन कमियों को के बारे में खबरें दें और लोगों के सामने रखें कि यहाँ ये चीज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। और ये जिस तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो इसमें निश्चित रूप से प्रचार प्रसार ही अधिक दिखाई देता है और उससे निश्चित रूप से ये चीज मानी जा सकती है कि प्रशासन का जो मशीनरी है उस पर इस बात का इम्पैक्ट होता है कि मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं तो वो इसको गंभीरता से लें और उसके बाद जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निराकरण करें। लेकिन आप देखिए समय समय पर बहुत सारे अभियान चलते हैं, अगर उनके जो नतीजे हम अपेक्षा करते हैं वो नहीं आ पाते। ठीक है, हमें अनिल सिंह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि बहुत अच्छा एक बड़ा दौरा शुरू किया सीएम साहब ने। आपको लगता नहीं है कि जनता की भलाई के लिए हर साल हो जाता? 2 साल कोरोना नहीं था तो कोरोना के जस्ट बाद हो जाता, सिर्फ चुनाव जब साल आने वाला है, चुनावी साल, तब ये दौरा शुरू हुआ है। तो ऐसी क्या दिक्कत थी जो पहले नहीं हो पाए दौरे? हुआ था और करीब करीब हर जिले में वो रात रुके थे, यहाँ पे लोगों से मिले थे और इस दौरे में भी बड़ा स्पष्ट उन्होंने किया है। जिला प्रशासन को बोला, पुलिस प्रशासन को उन्होंने बोला, यहाँ तक उन्होंने स्थानीय विधायकों को भी बोला है कि हम सबके बारे में फीडबैक लेंगे, सबके काम की हम समीक्षा करेंगे। और प्रभारी मंत्री बराबर आते रहते हैं, माननीय विधायक लोग भी काम कर रहे हैं, सरकार की मशीनरी काम कर रही है। बीच बीच में कोरोना के चलते जरूर ये काम थोड़ा लेट हुआ, सीएम साहब ने ये दौरा शुरू किया बाद में, कोरोना भी एक उसके पीछे कारण था। आप ये देखते होंगे कि वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी बराबर वो मॉनिटरिंग करते रहे चीजों को, कोरोना काल में भी रायपुर सीएम हाउस से भी बैठ के। निश्चित तौर पे मैं थोड़ा सा देरी तो मानता हूँ इस मामले में, लेकिन ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोरोना के चलते थोड़ा सा जरूर इसमें हम लोगों को देरी हुई। ये चुनावी दौरा नहीं है और इनके आने से प्रशासनिक कसावट भी आएगी और जनप्रतिनिधियों का भी साथ साथ में फीडबैक ले रहे हैं। और लेकिन अनिल जी, उन्होंने बोला है बीजेपी भी और हमारे मन में भी ये सवाल है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए तब होता जब अचानक दौरा करते। अब पहले से बताकर जाएंगे तो सर, विधायक हो या मंत्री, कलेक्टर हो या एसपी, इतनी तो अपने क्षेत्र में पूरी दम रखता है कि वो किस तरह की तस्वीर पेश करना चाहता है। तो कितना ट्रांसपेरेंट रह पाएगा ये पूरा दौरा उनका? क्योंकि देखिए वहां पर उनके सामने जो चीजें लाई जाएंगी, जो लोग आएंगे, जो मिलेंगे, वो पहले से पता है सब चीजें। तो आपको लगता नहीं सेटिंग हो जाएगी? जी, दूसरी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, उनके कार्यक्रम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ घंटे पहले जिस गांव में जाना चाहेंगे उस गांव का नाम कुछ घंटे ही पहले बताया जाएगा। अगर कोई भी वो योजना का जमीनी हकीकत वो जानना चाहेंगे तो अगर उनको प्रशासन को 2-3 दिन या 48 घंटे का टाइम मिलेगा तो लीपा पोती करने का भी मौका मिलता है। ये बहुत आपका पते का सवाल है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उनके कार्यक्रम में बड़ा स्पष्ट बताया गया कि कुछ घंटे पहले गाँव में जाने की बात होगी। दूसरी बात यह है कि आम आदमी से वो मिलना चाहते हैं, सामाजिक संगठनों से मिलना चाहते हैं, बुद्धिजीवियों से मिलना चाहते हैं, तो आम लोगों से भी मिलके प्रशासन और अपने पार्टी के जनप्रतिनिधियों के बारे में भी वो फीडबैक लेना चाहते हैं। तो बघेल जी की नीयत और नीति एकदम साफ है। वो चाहते हैं कि जमीनी हकीकत योजनाओं की जाने और प्रशासनिक कसावट आए, जिससे कि जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, जिस तेज गति से काम होना चाहिए वो उसको और गति उसको देना चाहते हैं। ठीक है, अनुराग सिंह देव जी, मुझे ये बताइए कि जनप्रतिनिधियों का फीडबैक भी सीएम साहब लेने जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी वहां किस तरह से सक्रिय हैं वो भी वो जानेंगे। कितना आपको लगता है कि इससे फायदा होगा कांग्रेस को, नुकसान होगा, या कैसे देखते हैं आप सियासी तौर पर इस दौरे को विद इन दी पार्टी? देखिए अभिलाष जी, स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी जो अपना दौरा प्रवास का अभियान शुरू किए हैं 4 साल के बाद, उसमें विधायकों की जो रिपोर्ट और सर्वे कांग्रेस ने कराया था, जिसमें उनके ही सूत्रों से ये स्पष्ट किया गया था कि 38 विधायकों की हालत खराब है और 38 विधायक यदि चले जाए, 40 विधायक चले जाए तो फिर बहुमत तो
होते ही नहीं है कांग्रेस का। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो एक प्रयास है कि किस तरीके से वो जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है उसको सुधारा जाए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी प्रवास का एक बहुत महत्वपूर्ण है या तो औचक निरीक्षण, जो आपने कहा, औचक निरीक्षण नहीं है, वहीं जा रहे हैं जहाँ फिक्स है। दूसरा, आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। मैं तो आज पूछ रहा था कितने आवेदन कहाँ लिए गए, कोई आवेदन कहीं नहीं। लोग जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पब्लिक का वो नहीं है। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे होना और स्वयं जहां चाहते हैं वहां चले जाना, तो इससे कौन सा लोक कल्याण हो जाएगा। दूसरा कि आपने बजट पारित कर दिया है, अब एक चुनावी बजट आपका और बच गया आपके हाथ में, तो आप कौन से नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो अनुत्तरित है, जिसका जवाब सरगुजा के लोग मांग रहे हैं। और दूसरा, अभिलाष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वही सरगुजा है जहां से 14 की 14 सीट, मतलब सबसे बड़ा मैंडेट कांग्रेस को यदि किसी संभाग से मिला था तो वो सरगुजा से मिला था। और 12 सीटें यहाँ पर, 14 सीटें कांग्रेस को लोगों ने दिया था। तो ऐसे वो अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। आज देखिए, बहुत सारी पंडो जनजाति की मौत हुई थी, इसी बलरामपुर जिले की बात है। तो उस पर क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई समाधान दिया? इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई स्वास्थ्य विभाग में। जो आना चाहिए था कि किस कारण से मौत हुई, क्या वहां पर दूषित पानी पीने के कारण हुई, कौन सी बीमारी है, तो वो सब सारे प्रश्न अनुत्तरित है। ऐसे तमाम क्वेश्चन है। ठीक है अनिल जी, देखिए बड़ा सवाल ये भी है कि जो कह रहे हैं साहब कि अनुराग सिंह देव जी जो कह रहे हैं कि क्या वजह है कि आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं। इस फिर दौरे का मकसद क्या रह जाता है? अगर कोई दिक्कतें हैं तो आवेदन लेकर के उनका तुरंत निराकरण होना चाहिए, परिपाटी रही है। देखिए, ये हालांकि उनका फैसला है उन्हें आवेदन लेना है या नहीं, लेकिन अगर जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उनकी समस्याओं को लिखित में लेने में दिक्कत क्या? आवेदन क्यों नहीं लिए जा रहे? अभिलाष जी, मैं अभी राजपुर में उपस्थित हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी राजपुर में आए, मैं भी फील्ड में ही हूँ। अभी मैं आदिवासी समाज के लोगों को मिलना है मंडी प्रांगण में जी। ये कार्यक्रम भी आप कंफर्म कर लें, कर लीजिएगा। वहाँ पे अभी बाकायदे अनाउंसमेंट हुआ, सभी आवेदन को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे थे, मैं तो लाइव हूँ प्रोग्राम में। अनुराग जी वहां से बैठ के किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। मेरे सामने सबका आवेदन देने की बात है, एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है। और बार बार ये हम देखते हैं कि कांग्रेस जब भी कुछ अपनी स्कीम को चेक करना हो, संगठन को चेक करना हो, तैयारियों को चेक करना हो, तो अनिल जी सरगुजा ही सबसे पहले क्यों नजर आता है? सरगुजा को लेकर कुछ खास विशेष लगाव? नहीं, कुछ खास लगाव वाली बात नहीं है। आप जो जिस तरफ इशारा करना चाहते हैं मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बना हुआ है, सरगुजा है, बस्तर है, जितना बैकवर्ड एरियाज हैं वहां से वो अपने काम का शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी समीक्षा बैठक हो, ये यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, सरगुजा से विशेष लगाव वाली बात नहीं है। ठीक है, रुद्र जी आपसे सवाल लूंगा मैं। रुद्र जी, मुझे ये बताइए कि सीएम बघेल की ये कोशिश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत कहते हैं कि बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है, चाहे प्रशासनिक कसावट का मामला हो, चाहे अपने छोटे कार्यकर्ताओं के काम को लेकर के, तो कितना फायदा दे सकता है और कितना फायदा उठा सकते हैं भूपेश बघेल जी इस दौरे से? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के दौरे से सीधा संपर्क होता है तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। आप राजधानी में बैठें और दूर रहें, और उसके बाद आप अगर सामने पहुंचते हैं और मौका मिलता है छोटे भी कार्यकर्ताओं को और दूसरे संगठन के लोगों को, बाकी को भी बहुत से अवसर पर तो विधायकों को भी जितनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए वो वहाँ अवसर नहीं मिल पाता। वो अपने क्षेत्र में अपने बीच पाते हैं जब अपने मुख्यमंत्री को, तो निश्चित रूप से वो बात तो होगी। अब इस बात पर असर पड़ता है कि आपकी जानकारी में जो फीडबैक मिला है आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करते हैं, आप उसका निराकरण कैसे करते हैं। अगर उसमें इच्छा शक्ति होगी, उसमें अगर वो विल पावर दिखाते हैं कि आने मतलब जो भी समस्याएं सामने आई उसका निराकरण हो। जैसे एक बात अभी आ रही थी कि आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं या इसकी परिपाटी रही है। हम लोग ये भी देखते रहे कि फॉर्मों में भरकर आवेदन आते हैं और उसका कहीं ना कहीं कोई निराकरण के बारे में भी कोई खबर आपको बाद में नहीं मिल पाती। तो ऐसे भी होता है अगर इस परिपाटी को देखें तो ये मुझे लगता है
चौधरी जी, और जो 38 विधायकों को लेकर कवायद चल रही है, मुझे बहुत संक्षेप में बताइए, फिर मैं अंतिम सवाल अनुराग जी से लूंगा। जो 38 विधायकों की रिपोर्ट को लेकर चल रहा है, क्या उनके ऊपर तलवार लटक सकती है इस दौरे के बाद? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब पिछला चुनाव था 68 सीट जीत कर आई थी कांग्रेस विधानसभा चुनाव के समय, और अब उसकी संख्या 71 हो गई है। तो ये कांग्रेस को यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जो समर्थन मिला है, उसके बाद और जिन सबको वो एक मंत्री के रूप में या बाकी जिम्मेदारी दे नहीं सकते थे, तो जो विधायक जो बाकी हैं, वो जिनके अपनी रिपोर्ट है जिसमें कई के पास तो मंत्री का पद होगा या लाल बत्ती होगी, ऐसे लोग भी कई ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में ये जनसंपर्क या कामकाज के मामले में आम लोगों की संतुष्टि, उसमें तो एंटी इनकम्बेंसी का असर निश्चित रूप से होगा। और ये अब पार्टी को देखना है कि वो रिपोर्ट किस तरह से गलत की है। ठीक है, अनुराग सिंह देव जी, अंतिम सवाल आपसे मुझे बताइए कि बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान बनाम सीएम बघेल का दौरा कैसे पार्टी के फेवर में बीजेपी से करेगी, और क्या संगठन जो कि पहचान होता है बीजेपी की, उसके दम पर एक बार फिर सत्ता में आएंगे आप? देखिए, अभी मैं माननीय रुद्र अवस्थी जी को कुछ देर पहले उनका कमेंट सुन रहा था। वास्तव में बीजेपी के संगठन के अभियान लगातार चलते रहते हैं, और ये पहले से प्लान्ड एक कार्यक्रम था। हमने उषा भाऊ ठाकरे जी की जो शताब्दी वर्ष, जन शताब्दी वर्ष, उसको इस बार संगठन विस्तार के काम के लिए चुना है, और इसलिए अब हम 10 दिन का 15 दिन का पूरा एक विस्तारक अभियान चला रहे हैं। उसकी शुरुआत कल से होनी है। दूसरी बात ये है कि अभी देखिए, आज एक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा छत्तीसगढ़ में, आज 2 हेलीकॉप्टर उड़े। एक स्वास्थ्य मंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ा, एक सिंहदेव जी का, एक मुख्यमंत्री जी का उड़ा। तो क्या अब दोनों का मुद्दा है समीक्षा करना, तो क्या मुख्यमंत्री जी आज स्वास्थ्य और पंचायत विभागों की समीक्षा नहीं करेंगे क्या? उसके लिए अलग से समीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, पॉलिटिकली भी है, राजनीतिक रूप से भी है, और जन समस्या के रूप में भी है, जिसका उत्तर कांग्रेस को देना है स्वाभाविक। ठीक है, और इन कंट्रोवर्सीज का कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अनिल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अनुराग सिंह देव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ रुद्र अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।